सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 30 नवंबर यानी कि महीने का आखिरी दिन। और आज हम सभी 30 नवंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले मैं आप लोगों को 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी भारत का पहला जो हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र है यह भी कहाँ पर उद्घाटित किया है, तो लद्दाख की लेह के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारी संघ है इसके द्वारा भी 2024 का रोजडेल जो पायनियर पुरस्कार है यह भी किसे दिया गया था, तो उदय शंकर अवस्थी को। और ये दोस्तों और याद रखिएगा कि ये जो उदय शंकर अवस्थी हैं जो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुनियर, उन्हीं के बाद ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बने उदय शंकर अवस्थी। तो नाम इंपॉर्टेंट बनता है। अभी भारत और सिंगापुर के बीच में जो द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है अग्री वॉरियर, यह भी कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ तो देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र के अंदर। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी रूस और यूक्रेन के लिए जो विशेष दूत है ये किसको नियुक्त किया है, तो जनरल कीथ केलोन को। 2024 का भी जो फॉर्मूला वर्ल्ड ड्राइविंग रेसिंग चैंपियनशिप है इसका चौथी बार जो खिताब है ये किसने जीता था, तो नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा, जो कि रेड बुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अभी 7वें जो विद्या महोत्सव है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया, तो तमिलनाडु के अंदर। जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी है, इसका जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है यह भी किससे चुना गया था, तो पंजाबी रैपर जिनका नाम है शुभ। दिनेश भाटिया भी किस देश में भारत के राजदूत बने, तो ब्राजील के अंदर। किस भारतीय पहलवान को जो नाडा है यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने भी 4 साल का निलंबन दिया है, तो बजरंग पुनिया को। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदारी देश के रूप में घोषित किया है, तो साथ ही ये 2 देशों को किया है, जापान और वेल्स को। और अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन मार्ट है इसका जो 12वां संस्करण है यह भी कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो काजीरंगा असम के अंदर। इसके बाद मैंने आपको 12वां क्वेश्चन पाया था कि 2024 में जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है, तो बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी जो कि लखनऊ के अंदर है। सेना परेड 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर होगा, तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। हाल ही में जो टीचर ऐप है इसका अनावरण किसने किया था, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको 15वां पढ़ाया था कि अभी किस राज्य सरकार ने जो न्यू कॉलेज पॉलिसी है 2024 ये पेश की है, तो ये की थी साथियों गुजरात सरकार ने। आई होप साथियों आपको 29 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों के बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और ये अपॉइंटमेंट साथियों महत्वपूर्ण भी है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो एशियाई विकास बैंक है यानी कि एडीबी, इसके भी जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं। ये बन चुके साथियों मसातो कांडा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है मसातो कांडा, जो कि भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और ये साथियों जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसी के ये 11वें अध्यक्ष बने मसातो कांडा। और कांडा की बात करें तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत है। और कांडा साथियों स्थान किसका लेंगे, तो ये फरवरी में मसात्सुगु आसाकावा का स्थान लेंगे। और इन्हीं से दोस्तों मिलता जुलता नाम है ये मसात्सुगु आसाकावा से, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मसा से आप लोग याद रखिएगा, मसात्सुगु से, तो मिलता जुलता नाम है। अब बात करते हैं हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका साथ ही जो मुख्यालय है ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जैक्ट याद रखेंगे कि ये फिलीपींस के मंडालुयोग मेट्रो मनीला के अंदर है। अभी तो इसके वर्तमान में दोस्तों जो अध्यक्ष है ये मसात्सुगु आसाकावा है, लेकिन फरवरी से ये कारभार संभालेंगे मसातो कांडा। अभी एडीबी का मैंने आपको 69वां सदस्य देश बताया था जो कि इजराइल बना था। अब हम लोग एडीबी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको 3 रिसेंटली एडीबी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए।
एक तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए जो एडीबी है, इसने भी कितने बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी, तो 434 बिलियन के। वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने अभी संयुक्त रूप से जो अमरावती है इसके विकास के लिए 13,500 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी थी। और अभी एडीबी से मैंने आपको पढ़ाया था कि श्रीलंका को अपनी वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी, 200 मिलियन डॉलर के। अब आज के दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आज का साथियों आपको जो दूसरा क्वेश्चन है ये इंडेक्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है 2024, इसमें भारत की जो रैंक है ये क्या रही है। तो इस बार साथियों जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है इसमें भारत की जो रैंक है 49 भी रही है। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों पिछले साल अगर देखें तो भारत इसमें 60वें स्थान पर था, लेकिन इस साल भारत ने क्या है कि अपनी रैंक में 11 स्थान का सुधार किया है और भारत अब 2024 में 49वें स्थान पर पहुंच गया है। इस इंडेक्स में बात करें तो 133 अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया था और जिसमें से जो साथी संयुक्त राज्य अमेरिका है इसने लगातार तीसरे बार इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पहले तो दोस्तों हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों को देख लेते हैं। तो टॉप 3 में आप लोगों को देश बता देता हूँ। तो पहले तो बता चुका हूँ जो कि अमेरिका है लगातार तीसरे वर्ष। दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा है और तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं तो फिनलैंड। अब 2024 के साथ मैंने आपको जितनी भी रैंकिंग पढ़ाई है वो एक बार मैं आपको जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर ही। हालांकि दोस्तों मैं आपको कई बार ये रैंकिंग रिवीजन करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ से साथ ही एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पढ़ाई थी 2025 वाली, जो कि भी जारी की गई थी। इसमें भारत किसवें स्थान पर था तो 10वें स्थान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बताया था, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी तो 105। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पूछे कि भारत की रैंक क्या थी तो 39। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछे 2024 में तो भारत इसमें 129वें स्थान पर है। इसके बाद जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके द्वारा मैंने आपको 2 इंडेक्सेस पढ़ाई थी। इसने 2 इंडेक्सेस जारी की थी। एक तो दोस्तों इसके द्वारा जारी की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, और दूसरी इसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई थी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसमें से साथ ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत ने एक रैंक का सुधार किया था और भारत इसमें 134वें स्थान पर पहुंच गया था। जबकि जो लैंगिक असमानता सूचकांक है इसमें भारत की स्थिति है 108। इसके बाद मैंने आपको वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक पढ़ाई थी 2024 की। इसमें भारत की रैंक क्या थी तो 42। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पूछे तो भारत इसमें 159वें स्थान पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है तो 85। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 2024 में तो 126 है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में पूछे तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में पूछे तो भारत इसमें 39वें स्थान पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स में पूछे तो भारत इसमें 116वें स्थान पर है। जेनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर। और अभी पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी की गई थी जिसमें भारत किस स्थान पर था तो 176वें। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में बात करें तो भारत 79वें स्थान पर था। एआई तैयारी सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत साथ ही 72वें स्थान पर। और अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाई है सतत व्यापार सूचकांक 2024 वाली, इसमें भारत कौन से स्थान पर था तो 23वें स्थान पर। आई होप साथियों को 2024 की सारी इंडेक्सेस क्लियर होंगी। अब हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है और ये भी आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है, और इस क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है इसका भी जो प्रमुख है ये किसे नियुक्त किया गया है। ये बना दी सतुक डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। डी के साथ जो डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी है इनको भी ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया है। बात करते पहले हम लोग ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में, तो इसकी दोस्तों जो स्थापना है यह 5 दिसंबर 1995 के अंदर हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली के अंदर। अब एक बार साथियों आपको रिसेंटली अपॉइंटमेंट के बारे में बता देता हूं मैं, जो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बीएसएफ के नए महानिदेशक बताए थे, जो कि कौन बने थे तो अरिजीत सिंह। रॉ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है तो रवि सिन्हा। सीआरपीएफ के मैंने आपको बताए थे जो कि अभी नए बने थे अनिल दयाल सिंह। सीआईएसएफ के बारे में पूछे तो ये राजविंदर सिंह भट्टी।
आईटीबीपी के कौन है वर्तमान है? तो राहुल रजगोत्रा। इंडियन आर्मी के भी वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी साहब। इंडियन एयरफोर्स की पूछे तो यह अमरप्रीत सिंह है। और इंडियन नेवी के कौन बने थे? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के भी मैंने आपको नए चेयरमैन बताए थे, जो कि कौन बने थे? तो सतीश कुमार जया वर्मा के स्थान पर बने थे। और अभी मुख्य न्यायाधीश बनाए थे मैंने आपको, जो कि 51वें नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, नाम है जिनका संजीव खन्ना साहब। अब आज का साथियों आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका साथियों चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 28 नवंबर 2024 को जो हेमंत सोरेन है, इन्होंने भी किस राज्य के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है? तो वैसे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी जानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है कि अभी 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बात करते साथ हम लोग झारखंड के बारे में, तो पहले मैप में लोकेशन देखे आप लोग झारखंड की। ये साथियों आपको मैप में झारखंड दिखाई दे रहा है, जो कि बाद में 5 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। एक तो ये अपनी जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। दूसरी इसकी जो सीमा है ये लगती है बिहार राज्य के साथ। तीसरी अपनी ये जो सीमा है ये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ बनाता है। चौथी इसकी सीमा लगती है उड़ीसा राज्य के साथ। और पांचवी ये जो अपनी सीमा है ये पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। झारखंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की रांची, मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ जो कि हेमंत सोरेन, और यहाँ के राज्यपाल नए बने थे, इनका नाम है संतोष गंगवार। अब दोस्तों मैं आपको झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको झारखंड की मुख्यमंत्री के द्वारा बताया था कि जो हेमंत सोरेन सरकार है, इन्होंने मुख्यमंत्री माई सम्मान योजना शुरू की थी। झारखंड क्या है कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अभी पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। भारत का भी पहला जो कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट है ये कहां पर शुरू किया गया है? तो झारखंड के अंदर। और जो साथ ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर है अजय सिंह, इनको भी झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया था। तो चारों के चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथ आपको जो 5वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का जो निदेशक है ये किसे नियुक्त किया है? तो नाम है दोस्तों इनका डॉक्टर जय भट्टाचार्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो डॉक्टर जय भट्टाचार्य है, जो कि स्टैनफोर्ड के फिजिशियन और अर्थशास्त्री हैं, इनको भी अमेरिका की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इसका निदेशक नियुक्त चुना है। और बात करते दोस्तों डॉक्टर जय भट्टाचार्य की, तो इनका जो जन्म है 1968 को कोलकाता के अंदर हुआ था। और ये बचपन में क्या है कि अमेरिका चले गए थे। और इन्होंने साथियों अर्थशास्त्र में पीएचडी और स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से एमडी किया है। बात करते साथियों हम लोग इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में, तो याद करिए साथियों मैंने आपको रिसेंटली अमेरिका से 2 अपॉइंटमेंट और पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था जो कैरोलिन लेविट है, यह भी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनी थी। और दूसरा नाम मैंने आपको तुलसी गबार्ड का पढ़ाया था कि अभी अमेरिका की जो राष्ट्रीय खुफिया है एजेंसी है इसी की ये निदेशक बनी थी तुलसी गबार्ड। अब आज के हम लोग 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन आती है आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इसी के द्वारा अभी कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इस अभियान का साथ जो नाम है यह बाल विवाह मुक्त भारत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में, जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने भी 27 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया है। और इसी के साथ साथ सरकार ने अभियान को समर्थन देने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी अनावरण किया है। यह अभियान साथियों जब तक जारी रहेगा जब तक कि देश से बाल विवाह की जो सामाजिक बुराई है इनको खत्म नहीं कर दिया जाए। और अभियान ने देश के उन 130 जिलों पर केंद्रित होगा जहां साथियों बाल विवाह की जो घटनाएं ये सबसे अधिक है। इसी से रिलेटेड कर दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप लोगों से पूछे कि संसद ने बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है ये कब पारित किया था, तो याद रखेंगे 2006 के अंदर। अब आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों का जो 7वां क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है 2024, इसमें प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पुरस्कार अभी किस मंत्रालय ने प्राप्त किया है?
तो ये जो दोस्तों स्वर्ण पुरस्कार है ये प्राप्त किया भी खान मंत्रालय ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल दोस्तों जो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में आयोजित किया गया था, और इसका विषय क्या था, तो वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इसका विषय था। और यहीं पर साथ ही 49 मंत्रालयों में से जो खान मंत्रालय है, इसने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता है। और इसी में साथियों कांस्य पदक किसने जीता है, तो याद रखेंगे जो पंचायती राज मंत्रालय है, इसी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कांस्य पदक हासिल किया है। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखें। आज के दोस्तों 8वें क्वेश्चन पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस कंपनी ने भारत का पहला जो एआई थिंक टैंक है, जिसका नाम है एफएलसी, इसको लॉन्च किया है। तो साथ ही जो एफएलसी है इसको भी लॉन्च किया फ्यूचरनेस ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए साथ ही जो फ्यूचरनेस है इसने भी भारत का पहला एआई थिंक टैंक एफएलसी, और एफएलसी का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्यूचरनेस लीडरशिप काउंसिल, इसी को लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्योग और शिक्षा जगत के बीच खाई को पाटना। और जो साथ ही एफएलसी है यानी कि फ्यूचरनेस लीडरशिप काउंसिल, इसका उद्देश्य क्या है, तो आईआईटी और अमेरिका के विश्वविद्यालय जैसे जो शीर्ष विश्वविद्यालय हैं, इनके सहयोग से मेंटरशिप और प्रशिक्षण का मंच बनाकर कुशल एआई पेशेवरों की कमी को दूर करना है। बात करते साथियों हम लोग पहले फ्यूचरनेस लीडरशिप काउंसिल के बारे में। तो इसका जो उद्देश्य है, इस शीर्ष शैक्षणिक संस्था के साथ सहयोग कर उद्योग की एआई प्रतिभा की कमी से निपटना है। और अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचरनेस के बारे में। तो फ्यूचरनेस दोस्तों एक एआई संचालित मंच है जो कि विशेष रूप से एआई और डेटा इंजीनियर के क्षेत्र में भविष्य की तकनीकी प्रतिभाओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान करने पर केंद्रित है। अब बढ़ते हैं हम आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो 9वां क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 28 नवंबर 2024 को बंगाल की खाड़ी में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो आईएनएस अधिघात है पनडुब्बी, इससे भारत ने अभी किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, क्योंकि साथियों ये पहली बार किया है। और इस मिसाइल का क्या नाम है, तो याद रखेंगे K4 मिसाइल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों भारत ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए जो परमाणु क्षमता है इससे संपन्न जो पनडुब्बी है, इसी से भी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये जो परीक्षण है किया है कहां से, तो विशाखापट्टनम के तट के निकट जो नवनियुक्त परमाणु सक्षम पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस अधिघात, इसी से किया है। इस मिसाइल का नाम मैं आपको बता चुका हूं कि K4 मिसाइल है, जिसको साथ ही विकसित किसने किया है, तो डीआरडीओ ने। और इसके दोस्तों यदि आप लोगों से रेंज पूछे तो ये कितनी है, तो 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अब बात करते हैं हम लोग डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई तो 1958 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा नई दिल्ली के अंदर, और अध्यक्ष मैंने आपको कई बार बताया जो कि समीर भी कामत। और इसका दोस्तों आदर्श वाक्य भी पूछता है, तो याद रखेंगे इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो वनश्य मूलम विज्ञानम, ये इसका आदर्श वाक्य है डीआरडीओ का। अब आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन देखें। आज का साथियों को जो 10वां क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों ये जो योजना है ये अभी लॉन्च नहीं की गई है, ये 9 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी। आप लोगों से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, इनके द्वारा हरियाणा का जो पानीपत है यहाँ पर शुरू की गई जो बीमा सखी योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के साथ जो मुख्य उद्देश्य है यह महिलाओं को सशक्तिकरण, वित्तीय सुरक्षा और बीमा कवरेज और उद्यमिता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। यानी कि उपरोक्त सभी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन के बारे में समझिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहे कि 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में जो बीमा सखी योजना है इसको शुरू करेंगे, और जिसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना। और ये जो साथी योजना है ये महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा, बीमा कवरेज प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा जब दोस्तों ये 9 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी तो इस योजना के बारे में आपको फिर से पढ़ाऊंगा कम्पिटिटिव। फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही याद रखिएगा। अब आज के हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों आप लोगों को जो 11वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है यानी कि HPCL, इसके भी जो नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं
यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन बनने वाले हैं? नाम है दोस्तों इनका अमित गर्ग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथ ही जो अमित गर्ग हैं इनको भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि भारत की 14 माराथन कंपनियों में से एक है, इसके भी नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है। वर्तमान में फिलहाल साथी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में निदेशक के रूप में कार्यरत है और ये जल्दी इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाले हैं। पहले बात करते हैं हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर और मुख्यालय कहाँ इसका, तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अब एक बात दोस्तों आपको 14 माराथन कंपनियों में से जो 4 नई माराथन कंपनी बनी है इनके बारे में और बता देता हूँ। तो मैं साथियों हालांकि आपको 14 के 14 माराथन कंपनी के बारे में कई बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको 4 माराथन कंपनी के बारे में बता देता हूँ जो कि अभी नई बनी थी। तो सबसे पहले साथियों 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो परमिंदर चोपड़ा। दूसरी बनी थी आरडीसी लिमिटेड, ये कब बनी थी, तो ये भी साथियों 2030 के अंदर ही बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो विवेक कुमार देवांगन। ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है अभी 2024 के अंदर ही, जिसका नाम है रंजीत रथ, इसके चेयरमैन है ये। और अभी मैंने आपको 14वीं भी बताई थी, 2024 के अंदर ही बनी थी। नाम था इसका साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसके अभी वर्तमान में निदेशक कौन है, तो नाम है इनका DK सुनील। अब यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, क्योंकि ये भी मैंने आपको अपॉइंटमेंट रिसेंटली पढ़ा है। मैंने आपको याद रखी अरविंदर सिंह साहनी का नाम पढ़ाया था, जिनको भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया था, याद करिए। अब बढ़ते हैं हम आज के 12वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आज का साथियों आप लोगों से आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई दुनिया के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनका भी 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप लोगों को यह बताने का नाम क्या है। इनका साथी जो नाम है ये जॉन टीनिस वुड है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो जॉन टीनिस वुड है ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है और इनका भी साउथ पोर्ट के एक केयर होम में 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका साथियों जो जन्म है ये 26 अगस्त 1912 को लिवरपूल में हुआ था और उसी वर्ष क्या है कि टाइटैनिक भी हुआ था। और अप्रैल 2024 में ही क्या है कि इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम दिया गया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और फिलहाल साथ ही दुनिया की जो सबसे बुजुर्ग जीवित महिला है ये जापान की टोमिको इटोका है, जिनकी उम्र कितनी है, तो 116 वर्ष। यह साथियों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि वो जो यामांडू ओरिसी हैं ये भी किस देश के नए राष्ट्रपति बने। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात साथियों, इस क्लास का एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा सोने से पहले। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।